ओम शांति। हम हैं पूर्व जन्मों की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। अपने आज के वीडियो के अंदर आप सभी भाई बहनों के लिए कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जिन्होंने हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए अप्रोच किया और उन्होंने हमें बताया था कि अपने विवाह को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनके जीवन में उन्होंने बताया कि कोई भाई हैं जिनको वो पसंद करती हैं, वो भी उनको पसंद करते हैं और उनका जो परिवार है, उनके परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं स्वीकृति है उनके इस रिश्ते को लेकर के। पर फिर भी विवाह करने से पहले वो ये जानना चाहती हैं कि पूर्व जीवन में उनका इस भाई के साथ किस प्रकार का संबंध था और क्या उन्होंने इनके साथ पार्ट प्ले किया है अपने पूर्व जीवन के अंदर। और उसके आधार से ये बहन ने कहा कि मैं आगे डिसीजन लूँगी, आगे फैसला करूँगी, अपना डिसीजन लूँगी कि मुझे इनसे विवाह करना है या नहीं करना। तो हमने बहुत ही विनम्रता से इन बहन से अनुरोध किया कि देखिए बहन, ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति से आपका विवाह संबंध जुड़ता है, जब आप किसी नए परिवार के अंदर जाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं और ऐसा भी होता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत हमारा स्वभाव नहीं भी मिलता अपने पार्टनर से। भले ही वो अरेंज मैरिज हो, भले ही वो लव मैरिज हो या किसी भी फॉर्मेट की मैरिज हो, उसके अंदर इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन शुरू में नहीं तो कुछ समय बाद, जब आप रहने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ समय बाद आती है, क्योंकि ये तो फेज ऑफ लाइफ है। कभी रिश्ता अच्छा है, कभी रिश्ते में थोड़ा खटास है, कभी कड़वाहट आ जाती है, हम प्रयास करते हैं दोबारा मिठास आ जाती है, तो ये होता है। तो अगर थोड़ा बहुत ही कुछ ऐसा है तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सहारा नहीं लेना चाहिए इस रिश्ते की जजमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूर्व में उनके साथ कोई पार्ट तो प्ले किया है, पर जो पास्ट में हो चुका है कभी कभी उसको पास्ट में छोड़ भी देना चाहिए, हमेशा नहीं देखना चाहिए। तो इन बहन ने कहा कि नहीं भाई जी, मेरा कारण बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही वैलिड है। दरअसल जब शुरू में मैं इनके साथ रिश्ते में आई, यानी शुरू में जब मैंने इनको इस बात के लिए स्वीकृति दी कि हाँ हम आपको थोड़ा पसंद करते हैं, जब मैंने इनके सामने बात रख दी थी, क्योंकि वो भाई इनको बहुत समय से अप्रोच कर रहे थे, इनको बता रहे थे कि देखिए हम आपको पसंद करते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब से मैंने स्वीकृति दी और थोड़ा बहुत इनसे बात करना शुरू किया, तो शुरू के कुछ समय तो रिलेशन अच्छा रहा, पर उसके बाद इन्होंने अपना एक दूसरा स्वरूप, अभी विवाह हुआ नहीं है, एक दूसरा स्वरूप मुझे दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर इन्होंने अपना हाथ मुझ पर उठाना शुरू कर दिया। तो हमने बहन को कहा कि बहन ये तो और भी चिंताजनक बात है, हम फिर से कहेंगे आपको पीएलआर कराने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता विवाह होने से पहले ही अब्यूजिव हो गया है, माने उस आत्मा के साथ आपका कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसके अंदर उसने आपको फिजिकल पेन देना है, तो अगर आप इस चीज़ को योग से, मेडिटेशन से, उनसे दूर रह कर के सॉल्व कर लो तो ही अच्छा है। जब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि विवाह होने से पहले, अभी तो रिश्ते को स्वीकृति नहीं मिली है समाज से,
अभी तो केवल पेरेंट्स को पता लगा है, अभी तो केवल आपने स्वीकृति दी है और उसके बाद वो अब्यूजिव हो गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया था कि वैसे वो ठीक रहते हैं पर अचानक से उनको कभी गुस्सा आ जाता है और जैसे ही उनको गुस्सा आता है वो अपना हाथ इनके ऊपर उठा देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं। कुछ इनको शायद थोड़ा चोट भी आई थी पीछे, तो जिसने निशान छोड़ दिया था। तो हमने इनको कहा कि बहन आपको नहीं करना चाहिए, माने हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि अगर ऐसा है तो आप PLR कराओ या न कराओ या पास्ट में कुछ भी निकल आए, अभी तो इस आत्मा का संस्कार कुछ ऐसा है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देंगे। तो आप भले ही उनसे बात करें, उनको टेस्ट करें कि भाई देखिए आप ये करना रोकें, माने वो आपके, अगर आपका मन नहीं मानता है तो ये आपके आपस की बात है, बट तो या तो आप बहुत कुछ स्ट्रांग उनसे एक्सपेक्टेशन सेट करें। पर फिर भी हमने उनको कहा कि जो रिलेशनशिप ऐसे अब्यूजिव हो रहा है, उस रिलेशन के अंदर अगर आप आगे न बंधें तो ही अच्छा है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं और अपना समय लेकर के माता पिता के सामने बात रखें और उनको बोलें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको किसी और रिश्ता यानी कहीं और आपके विवाह की बात करें। जितनी उनकी माने, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको अमूमन हम लोगों से समझ ज़्यादा होती है, तो आप उनके आगे बात रखें। बहन ने हमारे को बताया कि भाई जी मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, पर फिर भी एक बार मैं देखना तो चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि ज़बरदस्ती हमारे जीवन में भी आ गए हैं और हमारे को प्रेम भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं और अचानक से इतना कष्ट भी दे देते हैं। तो मैं ये बात देखना चाहती हूँ। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ आप सभी से जो अभी तक हमने शेयर नहीं किया वो ये है कि बहन ने हमारे को बताया कि उनके उग्र होने का कारण एक और है। बहन ने हमारे को थोड़ा खुल करके बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो भाई हैं वो उनके साथ उनके स्कूल के अंदर बहुत समय से इनके साथ ही पढ़ते थे और ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे, यानी कि बहुत ही गहरे मित्र थे ये दोनों, पर वैसी कोई भी भावना इन दोनों के मन में नहीं थी। और जब ये बहन स्कूल जाया करती थी, जब ये एक हायर एजुकेशन के अंदर थी, शायद 10वीं या 11वीं ऐसा कुछ इन्होंने हमारे को बताया था, उस समय इनके स्कूल में एक टेम्परेरी टीचर आए थे जो कि इनके स्कूल के अंदर कुछ अपने टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो टीचर लगभग 6 महीने तक इनके टीचर रहे थे इन्हीं के स्कूल में। तो बहन ने बताया कि जब वो हमारे स्कूल में पढ़ाने आते थे तो उनके प्रति हमारे को एक चुंबकीय आकर्षण सा फील होता था। तो उन्होंने हमारे को बताया कि क्योंकि मुझे ये आकर्षण उनकी तरफ फील होता था और वो उम्र में हमसे कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो केवल 5-6 साल ही बड़े थे। जैसा कि ऐसा होता भी है कि कई भाई ऐसे होते हैं, कई बहनें ऐसी होती हैं कि वो अपना स्कूल और कॉलेज ख़त्म करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं और सही पढ़ाई और सही डिग्री लेने की वजह से उनको स्कूल के अंदर भी प्लेसमेंट्स मिलने लग जाते हैं। अच्छे बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ाना वो शुरू कर देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी थी जिसके अंदर ये भाई केवल 5-6 साल इनसे बड़े थे, उनके टीचर थे और ये बहन उनकी तरफ कुछ आकर्षण फील करने लग गई थी। जितना हमारे को याद है, बहन ने कुछ ऐसा भी बताया था कि इस आकर्षण के चलते हुए इसी भाई से उन्होंने अपनी ट्यूशन भी लगा ली थी, क्योंकि वो आकर्षित थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताना चाहते थे। उनको अच्छा लगता था जब ये भाई उनको पढ़ाते थे। तो कुछ समय तक इनसे स्कूल के अंदर पढ़ने के बाद, उनके पास ट्यूशन में पढ़ने के बाद शायद इन्होंने अपनी दिल की बात उनको कह दी थी।
और उनकी तरफ से भी कुछ स्वीकृति आ गई थी और एक तरीके से ये दोनों एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए थे। रिलेशनशिप का मतलब माने जैसे आजकल के बच्चे एक दूसरे को स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके अंदर अपना जीवन साथी देखते हैं, फ्यूचर में आगे हम अपना जीवन आपके साथ ही बिताना चाहते हैं और ये बात अपने घर में हम रखेंगे। कुछ इसी तरह से इन लोगों का एक स्वीकृति आपस में हो गई कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात अब आगे रखी जाएगी। बहन ने हमारे को ये बताया कि वो भाई जो मेरे टीचर थे, जब मैंने उनको स्वीकृति दे दी थी प्रेम संबंध के लिए, तो उस समय ये जो दूसरे भाई हैं जिनके साथ अभी मेरे शादी की बात चल रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, ये मेरे साथ उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास में वो टीचर हमें और इनको पढ़ाने के लिए आते थे। इन्होंने हमारे को बताया कि टीचर के प्रति जब हमने कहीं ना कहीं अपने मन को समर्पित किया और उनके अंदर अपने फ्यूचर का पार्टनर देखना शुरू किया, तो वो पहले तो मेरे साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं करते थे, पर जब मैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी तो ट्यूशन में भी और स्कूल में भी वो मेरे साथ कुछ मारपीट करने लग गए थे। उनकी जैसे एक आदत थी, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उस गुस्से के चलते हुए कहीं ना कहीं मैं ही उनकी टारगेट स्टूडेंट बन गई थी, जिसके अंदर वो फिजिकली मुझे बीट करते थे। हालांकि सबके सामने बात कुछ इस प्रकार से आती थी कि जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को पीट रहे हैं कि स्टूडेंट ने कोई चीज़ ठीक नहीं करी या उनको कुछ पसंद नहीं आया तो वो पीट रहे हैं। हालांकि आजकल की जो सामाजिक व्यवस्था है और जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर ऐसा करना भी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता। आप सभी भाई बहनों से एक अपनी पर्सनल बात भी शेयर करना चाहेंगे। अपने बचपन में हमने अपनी जो शिक्षा है 8वीं कक्षा के बाद एक सरकारी स्कूल से प्राप्त करी थी और जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया तो कुछ हमारे संस्कार इस प्रकार के हो गए थे जिसके अंदर हम कुछ बिगड़ने लग गए थे। जैसे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम अपने जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर थोड़ा जैसे कि एक लड़के होते हैं, उनको नया नया शौक़ चढ़ता है, लड़ाई झगड़े का उनको संस्कार हो जाता है और भी कुछ गलत चीज़ों के अंदर बच्चे पड़ जाते हैं। तो कुछ हमें याद है 8वीं कक्षा के अंदर उस दिशा के अंदर बढ़ गए थे। लेकिन हमारे जीवन के अंदर एक देव पुरुष का आना हुआ और जो हमारा स्कूल था उनके प्रिंसिपल चेंज हो गए थे और 9वीं कक्षा के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम श्री चांद सिंह था, उन्होंने अपने पद को संभाल लिया। तो उनको हम अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुष मानते हैं, क्योंकि उनका हमें सुधारने के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। हमारी आदतें कुछ ऐसी हो गई थी कि हम नियम मर्यादाओं से बाहर निकलने लग गए थे। स्कूल भी जाते थे तो जीन्स की पैंट पहन करके चले जाते थे। वेलवेट का वो जो माने कुछ अलग अलग तरह की जैकेट्स, कभी जीन्स की जैकेट, कभी दूसरे तरह की जैकेट, स्कूल का स्वेटर न पहनना माने अनुशासन और मर्यादा से बाहर जा रहे थे और देखने से लगता था कि हाँ ये लड़का हाथ से निकल रहा है। और हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारे मार्क्स हैं, हमारा स्तर बहुत नीचे गिर गया था और हमारा जो स्कूल था उसकी स्थिति भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर कुछ गुंडागर्दी का उस समय में माहौल ज़्यादा था, तो सभी बच्चे बिगड़ रहे थे। रोज़ का कुछ ऐसा ही काम था, लड़ाई झगड़े मार पीट, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, स्कूल में पुलिस आ रही है, इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा थी।
पर जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, श्रीमान चांद सिंह जी, अभी तो जब हम अपने स्कूल गए थे उनके दर्शन करने के लिए, हमारे को ऐसा पता लगा है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। पर जब भी हम सर को याद करते हैं तो अपने दिल से उनका कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो जीवन में आए और उन्होंने हमारे को सुधारा। तो हमारे सर कुछ इस प्रकार से बच्चों को सुधारते थे कि उनका नियम था कि वो सुबह 5 बजे स्कूल पहुंच जाते थे और स्कूल के अंदर एक बहुत सारे पेड़ होते थे, तो पेड़ से एक बेंत यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर बहुत सारे बड्स होते हैं, उनको तोड़ लेते थे, किसी से तोड़वा लेते थे। और पूरा दिन जो भी बच्चे उनको शरारत करते हुए दिखते थे वो उनको उसी स्टिक से पीटते भी थे। और हम जितने ज़्यादा बिगड़ गए थे, अचानक से एक दुर्मार्ग पर चले गए थे, एक बुरे रास्ते पर चले गए थे, हमारे को तो हमारे प्रिंसिपल साहब की जो छड़ियाँ हैं वही सुधार सकती थी। तो हमारे को याद है कि हमने केवल एक ही वर्ष उनकी छड़ियाँ खाई थी और 9वीं कक्षा के अंदर ही, जब तक फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तब तक हम सुधर गए थे। पर हमारे प्रिंसिपल साहब के बारे में आपसे हम ये बात शेयर करना चाहते हैं कि हमारे सर जितनी भी स्कूल के अंदर बच्चियां पढ़ने आती थी, जितनी भी बेटियां पढ़ने के लिए आती थी, उनके साथ कुछ इस प्रकार से मर्यादा का पालन करते थे कि वो बहनों को, बेटियों को बिल्कुल भी पीटते नहीं थे। हमने आज तक नहीं देखा हमारे प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने किसी भी गर्ल चाइल्ड को, किसी भी बेटी को या बहन के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया हो। पर क्योंकि बालक, लड़के कुछ ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं तो उनको सुधारना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम आज भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ पे भी हमारे सर हों, जहाँ भी जो भी रोल वो आज की डेट में प्ले कर रहे हों, उसके अंदर उनको सुख, सुविधा, शांति मिले। और जैसे उन्होंने ज्ञान को हमारे जीवन के अंदर हमें धारण कराया, हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनाया, अब वो जहाँ पर भी अपना जीवन जिस भी रोल के अंदर प्ले कर रहे हों, एक बहुत ही मेधावी छात्र, मेधावी बालक बन करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, उनके लिए हमारी यही शुभकामना, यही मंगल कामना रहती है। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। देखें, टीचर्स को बच्चों को सुधारना पड़ता है। कभी कभी बच्चे हाथ से आगे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पर ये बहन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे टीचर मुझे छोटी छोटी बात पर मार पीट करने लग गए थे। तो बहन ने हमारे को ये बताया कि कुछ ही समय में मेरे स्कूल में, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ये बात फैल गई थी कि हम अपने ही इस क्लास के टीचर को पसंद करते हैं, इसीलिए हम इनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। और इसी चीज़ के चलते मेरी अपने स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे बदनामी सी होने लगी। बदनामी का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं बोर्ड पे लग गया कि ये बच्ची ऐसे गलत है, क्योंकि आपका किसी दूसरे पुरुष को पसंद करना, या अगर आपको ऐसा कोई पसंद आता है और आप आगे भी अपना जीवन देख रहे हैं, उनके साथ आप विवाह करना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी तो राय केवल ये है कि आपको अपने माता पिता के सामने बातें खुल करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो मन के अंदर भाव आना गलत नहीं है, पर छोटी उम्र में हमें समझ थोड़ी कम होती है और इसी वजह से माता पिता की स्वीकृति, आशीर्वाद हमें लेना ही चाहिए। क्योंकि हम जो उम्र, जितनी हमारी उम्र होती है, स्पेशली जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग उससे 3 गुना 4 गुना उम्र बिता चुके होते हैं। और जो भी भाई बहन, जो माता पिता हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनसे भी हम ये विनम्र निवेदन करेंगे कि अपनी बच्चियों को आप डरा करके न रखें, उनको प्रेरित करें कि अगर ऐसी कोई बात उनके मन में आती है वो कम से कम आपसे साझा कर सकें। क्योंकि आपकी बच्ची अगर आपसे बात साझा कर लेगी और अपने मन में नहीं रखेगी तो आपकी गाइडेंस उनको मिलेगी। डराना नहीं माने गाइडेंस उनको मिलेगी। एक मित्र बनकर, उनको एक कोच बनकर उनको आप ज्ञान दें, उनको बताएं कि बच्चे अलग अलग भाव मन में आना ये स्वाभाविक है। समाज कुछ इस प्रकार का होता जा रहा है, बाहर नेगेटिविटी है, तो ये आना स्वाभाविक है। पर आप हमसे सलाह मशवरा करें और संभल करके आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में तो ये समय आएगा ही। क्योंकि कभी ना कभी तो हम भी आपको एक जीवन साथी चुन करके देंगे, आपका विवाह होगा, ये जैसे एक समाज का नियम है, तो वो तो आपने आगे बढ़ना ही है। पर आप हमारी जो समझ है, जो दुनिया हमने देखी है, उस समझ का फायदा उठाएं, हमसे शेयर करें। तो ऐसे मित्र बन करके बच्चियों को प्रेम से आप समझाएं और उनका सहयोग करें। बहरहाल शुरू में इन्होंने ये बात शायद शेयर नहीं करी थी और कुछ एक माने एक ऐसी स्थिति इनके सामने उत्पन्न हो गई थी जिसके अंदर हर जगह से, जिसको कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी, जिसको थू थू होना बोलते हैं, इन्हीं की फ्रेंड्स ने, इन्हीं के सर्कल ने इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, इनको अपने सर्कल से अलग करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि भाई अपने टीचर के साथ कौन ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है, टीचर में कोई ऐसा कोई कैसे देख सकता है। पर देखें, इनका कुछ अपना पूर्व जन्म का पाठ था, तो ऐसा उनके साथ होना स्वाभाविक था। खैर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो इनके फ्रेंड थे वो उस समय इनके दोस्त थे। सारी क्लास ने, सारे मित्रों ने और फ्रेंड्स ने इनको बायकॉट कर दिया था। पर ये भाई जो कि आज जिनसे इनकी शादी की बात चल रही है, ये फिर भी इनके मित्र बने रहे। उनके मन के अंदर क्या भाव था हमें नहीं पता। और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ वर्ष उनके साथ एक उस भाव में रहने के बाद कि हाँ हमारा विवाह आगे होगा, जब इन दोनों का रिश्ता टूटा, यानी इस बहन का अपने टीचर से रिश्ता टूटा, तो इस दूसरे भाई ने इनको उसके बाद कुछ समय बाद ये बात प्रपोज किया। इनको बताया कि देखिए, अपने मन से हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्योंकि आपका मन उनकी तरफ था, हमने कभी आपसे बात नहीं कही। दरअसल हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और उन्होंने बात उनके सामने रखी और फिर जो है थोड़े समय के बाद इनका उनके प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ गया और दोबारा से इनके साथ भी वही रिलेशनशिप अब्यूजिव हो गया। तो बहन का हमारे से प्रश्न ये था कि भाई जी, ये दो ऐसे लड़के हैं जो मुझे अपने जीवन में पसंद आए, पर इन दोनों ने ही मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा हरास किया है, यानी मेरे साथ मारपीट का चैप्टर इन दोनों की तरफ से ही रहा है। तो मैं जानना चाहती हूं कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये दोनों मेरे जीवन में आए। पहले प्रेम सा दिखाई दिया और बाद में ये मारपीट का दौर मेरे साथ शुरू हो गया है। तो हमने बहन को कहा कि ठीक है, आपका हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। तो जैसा कि होता है, हमने बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो कुछ इस प्रकार से बात सामने आई। इनको कुछ ऐसा दृश्य नजर आया। इन्होंने देखा कि ये किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं। गांव के अंदर इनके पास ठीक ठाक धन संपदा है, ठीक ठाक इनके पास ज़मीन है। इन्होंने शुरू में खुद को अपने एक खेत में ही देखा। हमने इनसे पूछा कि अच्छा, आप खेत में हैं तो क्या आप मेहनत कर रहे हैं, आप किस प्रकार की फसल उगा रहे हैं? तो इन्होंने हमारे को बताया कि देखिए, मैं खेत में काम करना पसंद नहीं करता हूँ और मैंने तो अपने खेत जो हैं वो सब ठेके पे दे रखे हैं। इन्होंने हमारे को बताया कि मैं तो अपने खेत का केवल मुआयना करने के लिए आया हूँ।
तो जिस प्रकार से वो हमें बोल रहे थे हम समझ गए कि दरअसल ये एक पुरुष हैं। तो ये अपने आप को उस जीवन में एक पुरुष के रूप में देख रहे थे। उस पुरुष की जो उम्र थी वो लगभग 40-45 साल थी, 50 साल के आसपास भी हो सकती है। इन्होंने हमारे को बताया कि मैं अपने अब घर वापस जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखने के लिए आया था कि सब ठीक चल रहा है, ठेके पे काम दिया हुआ है, मजदूर काम कर रहे हैं और अब जो है मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। तो भाई ने हमारे को बताया, यानी कि जो बहन रिग्रेशन करा रही हैं, जो कि उस समय पर एक भाई थे, इन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया कि जब ये अपने घर गए तो घर थोड़ा बड़ा था, पर जैसे एक कच्चा घर बना होता है, एक कच्ची मिट्टी का घर बना होता है, कुछ इस प्रकार का इनको अपना घर नजर आने लगा। जब ये घर के अंदर गए तो इन्होंने हमारे को बताया कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू है। तो इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, साफ सफाई तो होती है पर फिर भी मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, आप आगे देखिए और हमारे को बताइए कि ये जो घर आपको अभी नज़र आ रहा है, इस घर के अंदर क्या आपके अलावा कोई और ऐसा है जो रहता है? तो इन्होंने हमारे को बताया कि हमारे अलावा हमें अपने घर में एक महिला नज़र आ रही है जो कि खाना पका रही है। उनके साथ साथ हमारे को इस घर के अंदर 2 बच्चे भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि होता है, ये बहुत ही एक ऑब्वियस सा सीन हमारे को नज़र आ रहा था कि घर में एक महिला है जो कि खाना पका रही हैं और 2 बच्चे हैं। तो हमें लगा ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये इनकी जो है धर्मपत्नी होंगी और ये दोनों इनके बच्चे होंगे। तो हमने इनसे पूछा कि जो आपकी धर्मपत्नी हैं वो खाना पका रही हैं, तो क्या वो घर में साफ सफाई नहीं करती हैं? घर में बदबू क्यों है? तो इन्होंने हमसे बताया कि भाई जी, हमें नज़र आ रहा है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा बोतलें पड़ी हुई हैं और ये जो बोतलें हमें नज़र आ रही हैं ये शराब की बोतलें हैं। और ये देखने से इनको ऐसा याद आ गया, इनको स्मृति आ गई कि दरअसल हमें शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो हमने कहा अच्छा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो आपको शराब पीने की आदत है, तो ये जो महिला घर में है, जो बीवी घर में है, क्या आप इनके साथ मारपीट करते हैं शराब पी करके? क्योंकि हम जब रिग्रेशन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं शायद हम खुद भी तार जोड़ने में लगे हुए थे। हम खुद अज्यूम कर रहे थे कि ऐसा होगा, शायद मारपीट करते होंगे, शायद उसका सिला इनको मिल रहा है। पर इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इनके साथ मारपीट बिल्कुल भी नहीं करते। और इन्होंने थोड़ी देर में हमारे को ये बताया कि जो महिला मुझे अपने घर में दिखाई दे रही है, ये महिला मेरी धर्मपत्नी नहीं है। जो बच्चे मुझे अपने घर में दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं। तो हमने कहा कि अरे, अगर ये आपके बीवी बच्चे नहीं हैं तो इस घर में क्या कर रहे हैं? कहीं आप किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम विवाहित नहीं हैं। हमें बहुत कम उम्र से ऐसा याद आ रहा है, इस जीवन के अंदर शराब पीने की लत लग गई थी, जिस कारण हमारा विवाह नहीं हुआ। और ये जो महिला है, दरअसल ये खाना पकाने वाली महिला है। ये हमारे घर में खाना पकाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए आती है। पर क्योंकि मैं शराब बहुत ज़्यादा पीता हूँ और थोड़ी गंदगी ज़्यादा करता हूँ, इसकी वजह से घर में कितनी भी साफ सफाई हो, हमेशा इस घर के अंदर दुर्गंध रहती है और मुझसे भी हर वक्त दुर्गंध आती रहती है। इस वजह से दुर्गंध है, क्योंकि दुर्गंध तो मुझ में से आ रही है। तो हमने इनको बताया कि, तो हमने इनसे पूछा कि ठीक है, आप बताइए कि भाई, फिर उन्होंने अगर
खाना पका दिया है तो खाना पका करके फिर वो चली गई हैं, माने कितने समय बाद वो चली जाती हैं, कितने समय ये लोग आपके घर में रहते हैं और कितने समय बाद ये जाती हैं। तो इन्होंने हमारे को बताया कि भाई जी, मैं जो ऐसा देख रही हूँ एज अ पुरुष, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये महिला अब मेरे साथ इसी घर के अंदर रहती है। तो हमने कहा कि आपके साथ क्यों रहती है, आपकी विवाहिता तो वो नहीं है, ये आपके बच्चे भी नहीं हैं। तो इन्होंने हमारे को बताया कि दरअसल ये एक गरीब परिवार की विवाहित महिला है, ये मेरे घर खाना पकाने के लिए कई वर्षों से आ रही हैं और अपने शराब के नशे के अंदर हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इनकी पूरे समाज के अंदर बदनामी हो गई है। इन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया कि ये जो महिला है दरअसल ये एक बहुत ही गरीब विवाहित परिवार से आती हैं। जो इनके पति हैं उनको भी शराब पीने की लत है, तो इसीलिए इन्होंने एक शराबी के घर में खाना पकाने का जो कार्य है उसको सहजता से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इनके पति के पास तो कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है और वो कमाता भी नहीं है और वो भी शराब पी करके इनको कुछ परेशान करते हैं। क्योंकि इनके पति का समाज में नाम बहुत खराब है, इसकी वजह से कोई भी इनको काम नहीं दे रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी परिस्थिति को देखते हुए हमारे घर में एक दूसरे शराबी के घर में खाना पकाने, घर को संभालने, घर की साफ सफाई का काम जो है उसको करने को इन्होंने स्वीकृति दे दी। तो इन्होंने हमारे को बताया कि क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मजबूरियां थीं, हमने उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और हमने इनका शारीरिक शोषण भी किया है और हमें कुछ इस प्रकार से इनका शारीरिक शोषण करने की आदत पड़ गई है। हम करते हैं, हमने पहले भी किया है और बाहर समाज में ये बात पता लग गई है कि ये महिला जो हमारे घर के अंदर काम करने के लिए आती है, इनसे कुछ इस प्रकार का रिश्ता हमारा बन गया है, जिसकी वजह से पूरे समाज के अंदर इस महिला की बदनामी हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती हैं क्योंकि हमने इनको किसी लायक का नहीं छोड़ा है। अब न तो ये अपने पति के पास वापस जाती हैं क्योंकि इनके पति अब इनको स्वीकार नहीं करते हैं, न ही ये समाज के अंदर अपना मुंह किसी को दिखा पा रही हैं क्योंकि हमसे तो ये विवाहित नहीं है। तो इन्होंने हमारे को कुछ ऐसा बताया। तो जैसे कि हम लोगों का प्रोसेस होता है, हमने कहा कि ठीक है, आप जाइए, आप उनकी आंखों में देखिए और बताइए, उसको महसूस कीजिए कि इस जीवन में ये कौन है। तो जैसे उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है वो किया फॉलो, आइडेंटिफाई करने का, उनको पता लग गया कि ये महिला जिसका मैंने शोषण किया उस जीवन के अंदर, जिसकी बदनामी पूरे समाज में मेरी वजह से हुई, जो कि मुझसे विवाहित नहीं थी, ये वही महिला है जो कि आज की डेट में इस जीवन में मुझे वो व्यक्ति टीचर बन के मिले, जिनकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा समाज में बदनामी हुई। कुछ ना कुछ हमारा भी शोषण इस जीवन के अंदर हुआ, क्योंकि मारपीट जैसे हमारे साथ हुई, मुझे उनसे मारपीट झेलनी पड़ी और पूरे समाज के अंदर मेरी बदनामी भी हुई। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा ने आकर के मुझसे अपना जो बदला है उसको पूरा किया। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, जो दोनों आपके बच्चे हैं वो बच्चों को आप देखिए, जो ये दोनों बच्चे हैं, क्या इन दोनों में से कोई दूसरे वाले व्यक्ति हैं या दोनों बच्चे कोई इस जीवन में हैं। तो उन्होंने बहुत देर प्रयास किया और हम ऐसा सोच रहे थे कि जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं जो आज इनके जीवन में हैं, शायद उनमें से वो इन दोनों में से कोई एक निकलेंगे। पर जब इन्होंने देखा तो ऐसा कोई नहीं था। इन्होंने बोला कि ये दोनों बच्चों को तो इस जीवन में मैंने नहीं देखा है, इस जीवन में ये दोनों बच्चे नहीं हैं। तो फिर हमने प्रयास करना शुरू किया
कि जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं जिनसे अभी इनकी शादी की बात चल रही है, उनको ढूंढा जाए इस जीवन के अंदर। बहुत प्रयास करने के बाद उनको एक सीन नजर आया, एक दृश्य नजर आया, जिसके अंदर एक दूसरा व्यक्ति इनसे तकाजा करने के लिए इन्हीं के घर पे झगड़ने के लिए आया था। और वो व्यक्ति उस महिला का, जो कि इनके घर में खाना पकाने आती थी, जिनका इन्होंने शोषण किया था, उस महिला का पति था उस जीवन के अंदर, जो कि खुद भी शराबी था। वो आया, उन्होंने इनके घर आकर के इनको बाहर बुला करके इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, इनको गालियां निकाली और इनको कुछ ऐसा कहा कि अब इसको तू ही रख ले, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। और इस तरह से इनके पास आकर के अपनी धर्म पत्नी का त्याग करके वो व्यक्ति चला गया था। उस व्यक्ति ने झगड़ा करते समय इनको बताया कि मुझे कई वर्षों से पता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ, मेरी धर्म पत्नी के साथ इस प्रकार के संबंध में हो, तुम उनका शोषण करते आए हो, और कुछ भी हो, इनको तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए था। कितनी भी हमारे घर में समस्या हो, इस शोषण को इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस संबंध में तुम्हारे साथ रहना मेरी धर्म पत्नी ने स्वीकार किया है, इसीलिए मैं इनका त्याग करता हूं और ये जहां जाएं पर मेरे पास न आए। तो जब उस व्यक्ति की आंखों में इन्होंने देखा, इनको दिखाई दिया कि वो व्यक्ति जो कि उस महिला का पति था उस जीवन के अंदर, वो व्यक्ति जिसने उस महिला का त्याग कर दिया था क्योंकि इनके साथ वो संबंध में आ गए थे, वो व्यक्ति जिसको पूरा समय पता था कि इनका उस महिला के साथ ये संबंध है, वो व्यक्ति वही भाई हैं जो कि आज के जीवन के अंदर जिनसे इनकी अभी शादी की बात चल रही है, जो कि इनके बेस्ट फ्रेंड थे, जिनको पूरा समय पता था कि इनका अपने टीचर के साथ एक प्रेम संबंध है, ये वही व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं उस जीवन के अंदर जो पेन, जो दर्द उनको मिला, हालांकि इस जीवन के अंदर इनका आपस में एक साथ है, पर रह रहकर जो आत्मा है, रह रहकर हमारे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस आत्मा को वो जो दर्द है जो कि इनकी वजह से उस जीवन में उनको मिला, जिसके अंदर वही टीचर वाले भाई भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वही तो उनकी वाइफ थी ना, वही तो उनकी धर्म पत्नी थी। तो क्योंकि उनको वो दर्द याद आ जाता है, उनका अचानक से इनके ऊपर हाथ उठ जाता है। आप सभी भाई बहनों से हम ये बात शेयर करना चाहते हैं कि भले ही इनको ऐसा समझ में आ गया था कि पास्ट लाइफ के अंदर मेरी वजह से जो मैंने इनको दर्द दिया है, उसी वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज मेरे जीवन के अंदर मुझे दर्द दे रहे हैं, इसके बावजूद भी इनका इस व्यक्ति से इस जीवन के अंदर शादी करना नहीं बनता। क्योंकि अगर हमारा किसी के साथ कुछ इस प्रकार का नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने उनको कोई दर्द पहुंचाया है तो हम पूरा वेट करें कि वही हमारे को वो दर्द जब पहुंचा देंगे तभी हिसाब किताब बराबर होगा और तभी हम इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से हम सबको ये कहते भी हैं, समझाते भी हैं कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं आप झेल रहे हैं, जितने भी अलग अलग कर्म बंधनों के अंदर आप फंस गए हैं, उन सभी का सलूशन योग है, तपस्या है। अपने खुद के जीवन के अंदर भी जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं कि हमारा जीवन कई बार निचले स्तर की तरफ गया है। हमारे स्कूल के समय में हमारे जो गुरु हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल है श्री चांद सिंह जी, उन्होंने देवता बन करके हमारे जीवन के अंदर वो अवतरित हो गए। एक तरीके से उन्होंने हमारे को सुधारा, हमारे को एक अच्छी दिशा दी।
उसके बाद भी अपने जीवन के अंदर कई बार, क्योंकि कई परिस्थितियां आती है, मनुष्य जो है वो विघटन की तरफ, बुराई की तरफ बढ़ जाता है, तो एक अच्छे संग की हमारे को ज़रूरत होती है, सतमार्ग की हमारे को ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार का एक मार्ग ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के वजह से हमारे जीवन के अंदर आया। राजयोग हमारे जीवन के अंदर आया। अपने जीवन को फिर से हम एक पतन की तरफ ले गए थे। हमने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना शुरू किया, क्योंकि जो हमारी युगल है, हमारी जो वाइफ है, वो पहले से एक ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर थी, एक स्टूडेंट थी। उन्होंने हमारे को भी ये ज्ञान दिया और हमने भी क्लासेस करना शुरू किया, ये योग करना शुरू किया। सभी भाई बहनों से, कुछ भाई बहनों को शायद ये कन्फ्यूजन है, हम ये बात भी शेयर करना चाहते हैं कि हम एक बीके टीचर नहीं हैं, हम एक ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई नहीं हैं, हम एक गृहस्थ व्यक्ति हैं। हमारे वाइफ हैं, हमारे एक 7 साल के बेटे भी हैं, पर हाँ, अपने जीवन के अंदर दिव्यता का उदय करने के लिए, अपने जीवन के अंदर आध्यात्म को लाने के लिए और अपने जीवन को एक निचले स्तर से ऊपर की ओर लेकर के जाने के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जिसके अंदर नीचे कुछ भी हो रहा हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी बुरी क्यों ना हो गई हों, हम सुखमय जीवन व्यतीत कर पाए, इस चीज़ को करने के लिए हम निरंतर राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं। हम इस मेडिटेशन को करते हैं। हम भी अपने जीवन का निर्वाह दूसरे भाई बहन जो गृहस्थ होते हैं, जो नॉर्मल परिवार में होते हैं, उन्हीं की तरह करते हैं। हमारा भी बच्चा स्कूल जाता है, उनकी फ़ीस हम पे करते हैं, अपने घर की जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। पर हाँ, जब आप किसी भी ऐसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो बदल जाता है और आप अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज कल्याण, विश्व निर्माण, ईश्वरीय सेवाओं के अंदर देने लग जाते हैं। तो आप सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को लेकर के आइए। आध्यात्मिकता हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के जीवन के अंदर, क्योंकि हमें चारों ओर से नेगेटिविटी ने घेर रखा है। और यज्ञ से जो हमने सीखा, जो हमारे को ऑलरेडी कुछ अपना भी कुछ एक्सपीरियंस था, अपना भी हमारे को अनुभव है वर्षों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का और इस तरह की सेवाएं प्रदान करने का, बट राजयोग सीखने के बाद एक नेक्स्ट लेवल का हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का उदय हो गया। और इसी मिले हुए ज्ञान को प्राप्त करके एज अ बीके स्टूडेंट जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने क्षमा योग का अभ्यास कराया है। क्षमा योग एक ऐसी विधि है जो कि राजयोग में सिखाई जाती है, जिसका अभ्यास करके आपके कार्मिक अकाउंट जिन भी आत्माओं के साथ हैं, जिन भी जगहों के साथ हैं, प्रकृति के साथ है, इस सृष्टि के हर उस चीज़ के साथ है जिसको भी आपने कष्ट पहुंचाया है, आप अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर सकते हैं। तो इसी क्षमा योग की विधि का एक योग कमेंट्री का वीडियो जो हमने अपने चैनल पे बनाया है, उसका YouTube का लिंक भी हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस लिंक का इस्तेमाल करके आप उस वीडियो को देखें और थोड़े योग का अभ्यास करना शुरू करें और एक्सपर्ट लेवल यानी और अच्छे से योग सीखने के लिए, निरंतर इस चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए अपने किसी भी नियरेस्ट अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप जा पाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन वाला जो आइकन होता है, उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, जो कि हम करते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको हम पर्सनली
ऑपरेट करते हैं, पर्सनली चलाते हैं, हम कब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ा हुआ कौन सा प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, कब हम ये कर रहे हैं। इंडिविजुअल पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी होते हैं जो कि 1-on-1 में होते हैं, ग्रुप में भी ये सेशंस होते हैं। तो कब हम कौन सा सेशन लेकर के आ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी जानकारी हम लगातार माने रेगुलरली अपने ग्रुप पे, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे शेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे योग के जो सेशंस होते हैं उसकी भी जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालते रहते हैं। तो आप सभी से हमारा ये अनुरोध है कि अगर आप हमसे रोज़ यानी रेगुलरली अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लिंक का इस्तेमाल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ओम शांति।